31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या होती है। विद इन 6 मंथ एक किताब मार्केट में आई खटाक से, और एक बड़े पब्लिशर के नाम से आई, ताकि लोगों को लगे ओ बाप रे बाप। हमारे यहां तो इस बात पे भी तय करते हैं ना कि ये किताब छपी कहां है। ओ ऑक्सफोर्ड ने छापा है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। और हमारा कोई रूपा छाप देगा, अरे यार ये सब झूठ है। ये मानसिकता बन गई। एक किताब आई, उस किताब का नाम था इंडिया द रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। उस किताब के पेज नंबर 242 या 252 पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरती से डाला, और उसमें लिखा हुआ है, यह किताब 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आई। एक पढ़ा लिखा मुसलमान जिसकी पत्नी क्रिश्चियन है, जिनकी बहन ने हिंदू से शादी की है, जिनके नाना राष्ट्रपति थे, पिता इस देश में गवर्नर भी रहे, कई बार मंत्री भी रहे, वो भी कई बार मंत्री रहे और सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, लॉ मिनिस्टर कई बार रहे। ये उनकी लिखी किताबें हैं। उस किताब के उस पेज नंबर पर 4 लाइनें लिखी हुई हैं, और उसका आपको तर्जुमा, ट्रांसलेशन बताता हूं। उसमें वो लिख रहे हैं कि जिस वक्त हिंदू सिखों का कत्ल कर रहा था, उस वक्त भारत का मुसलमान बहुत संतुष्ट था, मुतमईन था, सेटिस्फाई था, इसलिए कि इन्हीं हिंदू और सिखों ने 1947 में मुसलमानों को मारा था। एक नैरेटिव आ गया इंटेलेक्चुअल की तरफ से। उस आदमी का नाम है सलमान खुर्शीद। बना दिया। और उसके बाद में जिन लोगों का रोल था वो सबको पता है। कुछ नेता हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी की चापलूसी में नेतृत्व कर रहे हो, लेकिन जिन लोगों को सीलमपुरी से लाया गया था उसमें से कोई पकड़ा नहीं गया। तो 84 के बाद 85 में पहला दस्तखत देखिएगा राजेश भाई। 85 में राजीव गांधी का पहला डिसीजन देखिए। उस कम्युनिटी ने अपनी कीमत वसूली है, बिना उसके वो काम नहीं करते। तत्काल उन्होंने कहा कि हम एक मांग करते हैं कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी थी, जो यहां से मुसलमान चले गए थे, उनके मकानों में 5 रुपए पे, 2 रुपए पे, 10 पैसे में, 2.5 पैसे में, 4 पैसे में, खासतौर से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में जो मकान खाली थे, जो प्रॉपर्टी खाली थी, उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। हमारा यहां का चाटुकार होता तो आप मुझे टिकट दे दीजिए, 2 MP की दे दीजिए, मेरे चचा को दे दीजिए, बस। इतने बड़े कांड के बाद उन्होंने अगले 100 साल की डिमांड रखी और कहा कि जिस प्रॉपर्टी को जवाहरलाल नेहरू साहब ने हटा दिया था, इस प्रॉपर्टी में जो हिंदू रह रहे थे, 10-10 रुपए, 15-15 पैसे रुपए रह रहे थे, इसको खाली करके अरबों खरबों की प्रॉपर्टी राजीव गांधी ने एक ही रात में वक्फ को दे दी। ये पता चला आपको दिल्ली में। उसके बाद भी आप सोए रहे, और 1995 में भारत की संसद में बाबरी मस्जिद के गिर जाने के बाद 3 बड़े कांड हुए, क्योंकि लोगों को लगा कि बाबरी मस्जिद तो गिर गई है, दिल्ली में कांग्रेस का प्रधानमंत्री है, तो कैसे हम खुश करें। तो कहा गया कि पहला तो यह हुआ, एक बड़ी झूठी सी कोशिश हुई। कुछ थे उसमें ऐसे लोग जिन्होंने कहा कि शायद इसी से बात बन जाएगी, लेकिन उनकी गिनती कम थी। तत्कालिक तौर पे अनाउंसमेंट किया कि देश का पहला सबसे जाहिल, न स्कूल गया, न कॉलेज गया, न KG गया, जिसके नाम से कॉलेज है, और इस सभा में इतने गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर साहब उसमें हैं, था। सॉरी, एक रेफरेंस के लिए दे रहा हूं सर, कभी कभी नाम नहीं लेना चाहिए ना अच्छे लोगों का। उस मौलाना आजाद जो 1888 में मक्का में पैदा हुआ, 1902 में भारत आया, हिंदुस्तान के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गया। जवाहरलाल नेहरू को कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं मिला,
1947 से 1958 तक उसको देश का शिक्षा मंत्री बनाया। तो यह हुआ कि कैसे मुसलमानों की इस घायल आत्मा को सुकून पहुंचाया जाए। तो यकायक किसी ने जब कोई आइडिया दिया कि आप ऐसा करिए कि मौलाना आजाद को भारत रत्न दे दीजिए, लेकिन वो अपने एजेंडे से मौलाना आजाद से खुश नहीं थे। वो तो पहले से ही खुश नहीं थे कि मौलाना आजाद ने क्यों नहीं जिना का साथ दिया, ये तो मेरी यूनिवर्सिटी का फलसफा है। उन्होंने कहा ना, आप मौलाना को दे दें, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जाकर के 1993 में एक घोषणा हुई जिसका कोई बेसिस नहीं था। जब हमने आरटीआई डाल के सरकार से पूछा कि इसका कोई बेसिस हमको बता दीजिए ताकि हम लोगों को बता सकें कि ये मूर्खता हमने किस लिए की है, सरकार ने हमारी आरटीआई के जवाब में कहा, इसका जब अनाउंसमेंट हुआ था तो देयर इज नो बेसिस who is minority, who is not minority, and what are the basis of to create somebody or said or declare minority, किसी को नहीं पता कि माइनॉरिटी किसने बनाया, कैसे बनाया, कहां से आया, कितने परसेंट वाला माइनॉरिटी में है और कितने परसेंट वाला माइनॉरिटी में नहीं है। तब उन्होंने अपनी मांग रखी कि आप हमें माइनॉरिटी घोषित कीजिए। तब नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बना, और क्योंकि उसको सेकुलर दिखाना था तो उस माइनॉरिटी में 16% मुसलमान भी माइनॉरिटी था, 3,500 पारसी भी माइनॉरिटी था, 1.5% सिख भी माइनॉरिटी था, 3% क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी था, और माइनॉरिटी मंत्रालय बन गया जिसका बजट अलग से है। और उस माइनॉरिटी में कमाल का है, आप कोई आरटीआई तो लगाइए, यहां कोई जैन बैठा हो, कोई सिख बैठा हो, देखिए कुछ लड़ाई कागज पे इसलिए लड़नी पड़ेगी कि आपको अपने लोगों को बताना है कि ये मेरा कहना नहीं है, ये सरकार का कागज है। तो क्योंकि आप एक लंबी नींद के बाद जगे हैं, इसलिए उसको 10 बार प्रूफ दिखाना होगा। तब पूछा गया तो सरकार ने कहा कोई बेसिस नहीं है हमारे पास। और 2 किस्म की माइनॉरिटी हुई, एक रिलीजियस माइनॉरिटी और एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और आज इस देश में माइनॉरिटी के नाम पर एक मंत्रालय भी खुल गया है, और उस मंत्रालय का वो जब भी माइनॉरिटी कहलाता था जब तक वो मुसलमान उसका मंत्री न बने। हमारे देश में माइनॉरिटी का मतलब है मुसलमान, न पारसी है, न जैन है, न सिख है, न ईसाई है। उन्होंने आज तक एक भी जैन ने कोई फायदा नहीं लिया। लेकिन जैनियों से पूछता हूं, क्या सभी जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक हो? पूछो तो कि भाई हमारा शेयर कहां है? छोटी सी आरटीआई भी नहीं डालते भाई आप। सिखों से पूछो भाई कि दुनिया की बात कर रहे हो, पूछो ना कि तुम माइनॉरिटी हो, तुमने इस माइनॉरिटी कमीशन से तुमको क्यों कितना पैसा मिला? नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है। पहली बार भारत के इतिहास में घटना आपके लिए बड़ी नहीं होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी है। हिम्मत की किसी ने इस देश की जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है उसे मंत्री बनाया है, इसलिए पेट में दर्द है। एक महिला जो पारसी है वो इस समय अल्पसंख्यक मंत्रालय की मंत्री है। पहली बार माइनॉरिटी कमीशन में उसको चेयरमैन बनाया है, जो इस देश की 1.5% माइनॉरिटी है जिसे सिख कहते हैं। नहीं, ये पोस्टें तो मान के चल दी गई थी कि यहां सिर्फ मुसलमान ही बैठेगा। तो फिर अपनी बात पर लौटता हूं कि 1985 में 84 का कर्ज आपने अदा किया वक्फ बोर्ड को देकर के। 95 में मस्जिद टूटी, 2 चीजें दी गई, तब भी दिल नहीं भरा। फिर 95 के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, और 2013 में, माफ कीजिएगा मैं बहुत ब्लंट आदमी हूं, डॉक्टर साहब बैठे हैं यहां, गर्ग साहब, पार्टी विशेष से संबंध है उनका, उसके लिए क्षमा करें। 117 एमपी भारत की पार्लियामेंट में थे, जिन्हें आप 117 थे। वक्फ प्रॉपर्टी कानून पे बहस हुई, 2 सेक्शन जोड़े गए। अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, आपकी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता हो, किसी संगठन के प्रति आपकी निष्ठा हो, या आपका निजी मामला है। मेरी निष्ठा न मेरी जाति में है, न संगठन में है, न पार्टी में है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर आपको संगठन, पार्टी और राष्ट्र में कुछ चुनना हो तो राष्ट्र को चुनिए। पार्टी संगठन टूटते बनते बिगड़ते रहते हैं।
इसलिए मैं राष्ट्र के प्रति उस निष्ठा के कारण यह बात बोलता हूं कि अगर तुम्हारे दर पर कभी मांगने आऊं तो तुम मेरी बेइज्जती करके मुझे भगा देना, मैं तुम्हें वो मौका देने वाला नहीं हूं। इसलिए 117 लोगों में से जरा अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि क्या 2013 में इसकी कभी चर्चा हुई थी? संसद में हुई थी? संसद के बाहर कभी हुई थी? कभी हमने अपने डिस्कोर्स में से रखा था कि ये क्या चीज है? नहीं 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 यार, छोड़ना यार, बात ही नहीं की, बताया ही नहीं। और 2 सेक्शन ऐसे हो गए, इस यहां सभा में बहुत सारे लीगल ईगल बैठे होंगे, मैं नहीं हूं लीगल ईगल बैठा, मैं अपने एजेंडे की बात को लीगली समझता हूं, बाकी को मुझे नहीं पता, उतनी ही बात करता हूं, उससे ज्यादा नहीं करता। सेक्शन 40, 35 जोड़ दिया गया। अब आप कहेंगे कि है क्या, पहले तो यही बता दो। वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड कानून जो बना, जिसमें अमेंडमेंट हुआ, उसमें सेक्शन 40 जोड़ दिया, 35 जोड़ दिया। और कमाल है, कोई बोले नहीं। अरे यार, आपस में ही बात कर लेते हैं। और तुम्हें तो अपना पद बचाना था एमपी का, तो तुम किसी ऐसे लोगों को बता देते कि भाई तुम इसको शोर बचाओ। वो तो अंदर बैठ करके हां में हां करते हैं, बाहर में आकर के ओखला में जाके कहते हैं ये पास हो गया है, शोर मचाओ। तो शोर मचाने लगते हैं कम से कम, वो ये तो बताते भी नहीं है। 2013 में भारत की संसद के अंदर एक कानून बना, वो कानून आज आपके सर पे नाच रहा है। तब आपको मुझे कोई 7-8 साल से ऊपर हो गए। शुरू में मुझे यही समझाना पड़ता था कि ये वक्फ क्या है, मुझे ए से शुरू करना पड़ता था, फिर धीरे धीरे चर्चा होने लगी, जगह जगह सवाल होने लगे। उसके ऊपर विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई टेक्निकल है, आप जो लड़ेंगे वो प्रैक्टिकल लड़ाई होगी। सेक्शन 40 ये कहता है, राजेश भाई, ये जो होटल जिसमें हम इस चेतना के माध्यम से जागृति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इस होटल के मालिक की स्थिति बताता हूं क्या होगी। वक्फ बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है, लेकिन प्राइवेट बॉडी में काम करने वाले ऑफिस बियर पब्लिक सर्वेंट हैं।